फिलीपींस उन देशों में से एक है जिसमें एक विशाल संस्कृति और गतिशील जीवन शैली शामिल है। प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग इसे अपनी भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है और इसमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जबकि बड़े द्वीपों की संख्या 880 से अधिक है। कुल मिलाकर यह 3 लाख वर्ग किलोमीटर के भीतर 3 प्रमुख भूभागों को शामिल करता है। फिर भी इसका आकार बड़ी आबादी को प्रभावित नहीं करता है। लगभग 111 मिलियन लोग इन द्वीपों को अपना घर बनाते हैं। मानचित्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी अन्य देश के साथ कोई भूमि संबंध नहीं है। निम्नलिखित देशों का एक क्रम इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के भूमि संबंधों के बिना निकटतम के रूप में गिना जा सकता है: चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान। देश की भौगोलिक प्रकृति की एक अन्य विशेषता यह है कि फिलीपींस प्रशांत भूकंप बेल्ट के केंद्र में है और इसलिए यह सबसे मजबूत प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी के प्रति संवेदनशील है। इतना ज्यादा कि देश के ठीक बगल में समुद्र की गहराई में हर रोज करीब 20 भूकंप आते हैं। दरअसल करीब 30 साल पहले फिलीपींस के लुजोन की मुख्य भूमि पर 7.7 तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया था। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, एक व्यस्त केंद्र जिसकी अपनी दिलचस्प जीवन शैली है। चूंकि यह देश रहस्यों और आकर्षक संस्कृति से भरा हुआ है, इसलिए दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से से मनीला के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। फिर भी दुनिया के पश्चिमी हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए थकाऊ लंबी यात्राओं के लिए तैयार रहना बेहतर है। इस चर्चा में हम सामान्य शहरी जीवन के बारे में बात करने से हटकर एक अलग मोड़ लेंगे और फिलीपींस के कुछ आकर्षक समुदायों की एक अधिक दिलचस्प और अनूठी संस्कृति के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए कूड़ेदानों से निकले खाने पर आधारित घर, जिसे फेंक दिया जाता है और फिर से इकट्ठा करके खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, या बाजौस, पानी के ऊपर अस्थायी घरों में रहते हैं। बाहरी दुनिया और उसकी गतिविधियों से पूरी तरह बेखबर कब्रिस्तानों में मृतकों के बीच जीवन जीते हैं। बाजौस का दूसरा नाम समुद्री जिप्सी है और उनका जीवन समुद्र के बीच में बीता है। अपने बेहद शांत स्वभाव के कारण उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक देश और मुख्य भूमि की समस्याओं से दूर रहने की कोशिश की। आगे चलकर उन्हें यह बात समझ में आई कि समुद्र के बीच में अपनी दुनिया बनाना बहुत संभव है। ऐसा माना जाता है कि पीढ़ियों से उत्परिवर्तन संभव हो पाया है क्योंकि बाजाऊ लोग समुद्र में जीवित रहे। कल्पना कीजिए कि आप पानी के नीचे हैं और आपको सतह पर बिना रुके 8 मिनट से ज्यादा समय तक वहां रहना है। आप कितने बेहतरीन तैराकों को जानते हैं जो ऐसा कर सकते हैं? बाजाऊ लोग अपने बेहतरीन गोताखोरी कौशल से आगंतुकों को चकित कर देते हैं। इस तरह वे अपने खुद के डाइविंग गॉगल्स, हार्पून और पंख बनाते हैं और इस जीवन शैली को अपनाते हैं, समुद्र पर छोटे तैरते शहरों की तरह। लेकिन जब आप तवी क्षेत्र में जाते हैं जहां आज ज्यादातर बाजाऊ समुदाय रहते हैं, तो शायद आपको उनके गांवों में फैली तेज गंध और प्लास्टिक कचरे के ढेर का सामना करना पड़ेगा। कचरा और प्लास्टिक पानी की सतह पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। पानी के ऊपर झोंपड़ियों में रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से कचरा पैदा करेंगे, चाहे वह मानव अपशिष्ट हो या प्लास्टिक और कचरा। यह सब पानी में फेंक दिया जाता है। उनके शरीर ने इसके लिए खुद को ढाल लिया होगा, क्योंकि बाजाऊ लोग बीमार नहीं पड़ते और इन पानी में जीवित रह सकते हैं जहां वे कचरे के बीच तैरते हैं। यह कहना सही होगा कि वे चलने से पहले तैरना सीखते हैं। बाजाऊ लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहां छोटे छोटे बच्चे भी कुशल तैराक होते हैं और लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो पानी की सतह से ऊपर तैरते हैं। उनकी जीवन शैली हर तरह से सादगी को दर्शाती है। उदाहरण के लिए बच्चे ज्यादातर अर्धनग्न रहते हैं और उनकी शिक्षा बहुत कम है। देश ने हाल ही में पूरी दुनिया में समुद्र में प्लास्टिक का सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने का रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रक्रिया में उसने भारत और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। आज ये समुद्री आधारित समुदाय अपने सांस्कृतिक व्यवहार के कारण समुद्र की बिगड़ती स्थिति का हिस्सा है। बजाऊ लोग अपने आसपास के सुपरमार्केट से सामान खरीदते समय कागज के कचरे का इस्तेमाल करते थे। आज बाजाऊ प्लास्टिक से ढके उत्पाद खरीदते हैं और जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहां प्रदूषण फैलाते हैं।
इसके बजाय बाजाऊ लोगों ने शहर में मौजूद गरीबी की समस्या से बचने के लिए समुद्र में अपने जीवन का समझदारी से सामना किया है। जाहिर है, मछलियां और उनकी नावें उनके लिए सब कुछ हैं। 1990 के दशक में फिलीपींस सरकार ने खानाबदोशों को स्थानीय जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से सामूहिक आवास की योजना बनाई। बाजाऊ लोग अपनी अनूठी जिंदगी जीने के लिए तटों की ओर लौट आए। बाजाऊ समुद्र की सतह पर आधुनिक जीवन की लय से दूर लकड़ी की नाजुक झोंपड़ियों में रहते हैं। ऐसी अस्थिर संरचनाओं में सोते और रहते हुए वे हमेशा गिरने के कगार पर लगते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, लेकिन उन्हें मछली पकड़ने और समुद्र में रहने के लिए जल्दी ही तैयार कर दिया जाता है, जबकि अन्य बच्चे 5 साल की उम्र तक यह या वह करना सीख जाते हैं। बाजाऊ बच्चों को नाव से कूदना चाहिए और खुले समुद्र में तैरना सीखना चाहिए, और अगर वे इस शुरुआती जीवन की परीक्षा को पास करने में असमर्थ होते हैं तो उनका जीवन शुरू से ही समस्याग्रस्त हो जाएगा। यही कारण है कि बाजाऊ बच्चों को समुद्र से डरने का अधिकार नहीं है। उन्हें समुद्र की भाषा समझनी चाहिए और समुद्री जीवन के अनुसार अपने कौशल विकसित करने चाहिए। वे बिना किसी दूसरे विचार के समुद्र से जो कुछ भी निकलता है उसे खा लेते हैं। ऑक्टोपस, बिच्छू, केकड़े और समुद्री जीवन इन खारे पानी के जिप्सियों के लिए जीवित रहने की मुख्य कुंजी है। इसके अलावा ऐसे लोगों से यह उम्मीद करना अजीब होगा कि वे भोजन के मामले में इतने चुस्त दुरुस्त होंगे, जबकि वे समुद्र में अपना घर बनाते हैं ताकि वे भूख से बच सकें। आज जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहां उन्हें जो बात परेशान करती है वह है मछली न मिल पाना। यह एक महत्वपूर्ण भूकंप क्षेत्र है और किसी अकल्पनीय क्षण में वे ऐसी घातक आपदा के संपर्क में आ सकते हैं। एक भयंकर भूकंप और सुनामी के आने से ही पूरे देश में तबाही मच जाएगी और बाजाऊ लोग अपने कमजोर झोपड़ीनुमा घरों के साथ एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। फिर भी फिलीपींस में जीवन से जुड़ी ये विशिष्ट और कठोर वास्तविकताएं बाजाऊ तक ही सीमित नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में कुछ लोग गंभीर पोषण और स्वच्छता संबंधी चिंताओं के साथ सबसे खराब गरीबी का सामना करते हैं। उनमें से कई लोग भोजन के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं, खाने योग्य कचरे को इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदानों में इधर उधर भटकते रहते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए यह एक गंभीर वास्तविकता है। देश में हजारों फिलिपिनो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए कचरे से इकट्ठा किए गए पके हुए भोजन को गर्म करते हैं, उबालते हैं, सॉस के साथ मिलाते हैं और फिर से भोजन में बदल देते हैं। उनके द्वारा इकट्ठा किए गए भोजन को देखें, उनमें से अधिकांश कुरकुरे, चिकन जैसे फास्ट फूड उत्पाद हैं। इसका कारण देश में मैकडोनाल्ड जैसी चेन कंपनियां हैं। चेन कंपनियां अपने ग्राहकों के बचे हुए खाने को बैग में भरकर कूड़ेदान में फेंक देती हैं। हालांकि ऐसे खाने के मामले में फिलीपींस की सरकार और देश में संचालित होने वाले रेस्तरां दोनों ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ग्राहकों की मेज से बचा हुआ खाना कूड़ेदान में फेंकने के बजाय कम सुविधा वाले इलाकों में भेजा जाए। दुनिया भर में हर साल 1 बिलियन टन से ज्यादा खाने योग्य भोजन बर्बाद हो जाता है, जिससे 1 बिलियन लोगों के भूख से तड़पने के कारण दिल दहलाने वाला खाद्य विरोधाभास पैदा हो गया है। फिलीपींस में भूखे रहने वाले स्थानीय लोग भी कूड़े के ढेर के पास जमा हो जाते हैं, क्योंकि उन इलाकों के नजदीक बड़े रेस्तरां अपना कबाड़ वहां फेंक देते हैं और उन्हीं रेस्तरां द्वारा फेंके गए बचे हुए अवशेषों को ढूंढते हैं, और उन सभी खारिज किए गए डिब्बों में एक अछूता बर्गर होता है, और किसी कारण से ये सब उन्हें बहुत ज्यादा खुशी देता है। हर दिन संघर्षरत जीवन की याद दिलाता है, क्योंकि बर्गर मांस में मौजूद अन्य हड्डियों के विपरीत आसानी से खाया जा सकता है और इसे साफ करने की भी जरूरत नहीं होती। ये भोजन उस कचरे से बने होते हैं जिसे देश भर में हर व्यक्ति पाग पाग के नाम से जानता है। निस्संदेह ये लोग जन्म से ही दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते हैं। और उनसे बात करें जो लोग कूड़े के ढेर से खाना इकट्ठा करते हैं और 1 मिनट के भीतर वे भावुक हो जाते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उनके पास जीवित रहने के लिए अपने अभिमान को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिलीपींस में ये कठोर वास्तविकताएं देखने को मिलती हैं।
क्योंकि हम अक्सर अपने विशेषाधिकारों पर विचार करते हैं। देश में ऐसी बहुत सी आकर्षक जीवन शैली देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक असाधारण और अर्थव्यवस्था और गरीबी से गहराई से जुड़ी हुई बात यह है कि किराए का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलने के कारण फिलीपींस के कुछ परिवारों ने ऐसी शरण ली है जो असंभव है, कब्रिस्तान। कहीं से आश्रय पाने की बेचैनी में उन्होंने कब्रिस्तानों में भी मृतकों की कब्रों के बीच अपने लिए ठिकाना बना लिया। देश में हाल के वर्षों में जनसंख्या विस्फोट को देखते हुए प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ की वजह से इनमें से बड़ी आबादी ने बड़े सार्वजनिक कब्रिस्तानों को अपना घर बना लिया है। यकीन मानिए, आपकी राय में यह स्थिति भयावह है और हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली है, लेकिन फिलीपींस में बदकिस्मत लोग ऐसी जिंदगी जीने में कामयाब रहे। यह मनीला कब्रिस्तान है और यह किसी भी कब्रिस्तान जैसा नहीं दिखता है जिसे आपने पहले कभी देखा हो। यहाँ एक व्यक्ति मृत व्यक्ति की कब्र के ऊपर अपने कपड़े धो रहा है। इस व्यक्ति ने कब्रिस्तान के अंदर एक किराने की दुकान भी खोली है। कब्रिस्तानों में रहने वाले समुदायों के ऐसे समूहों के बीच एक पूरी तरह से कर मुक्त 100% लाभदायक व्यवसाय उभरा है, इस हद तक कि कुछ लोगों ने कब्रों पर अवैध विस्तार बना लिया है, जिससे वे छद्म 2 मंजिला घरों में रह रहे हैं, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। वे मृतक व्यक्तियों के परिवारों के लिए कब्रों की सफाई करके कुछ पैसे कमाते हैं। कब्रिस्तानों में रहने वालों के लिए यह तथ्य कि उनके पास सिर रखने के लिए जगह है और उनके ऊपर छत है, काफी सांत्वना है। उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें बेहतर या अधिक व्यवहार्य भविष्य का वादा करने के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर फिलीपींस के शहरों में इतने सारे बच्चे हैं कि आप उनमें से कई को जमीन पर लेटे हुए, इधर उधर चढ़ते हुए और हर समय सड़क के किनारे दौड़ते हुए देखकर चकित हो जाते हैं। विशेष रूप से यह स्थिति राजधानी मनीला में देखी जाती है, जहां अकेले 30,000 से अधिक बच्चे सड़कों पर रहते हैं। यह स्थिति विभिन्न गिरोहों को बच्चों को अपने व्यवसाय में उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। फिलीपींस में बहुत से बच्चे परिवारों में नियोजन और नियंत्रण की कमी के कारण पैदा होते हैं। दूसरे लोग बच्चों को पैसे कमाने का एक तरीका मानते हैं और इसलिए वे जितने चाहें उतने बच्चे पाल लेते हैं। दुर्भाग्य से ये बच्चे कुपोषण और खराब स्वच्छता के कारण मर जाते हैं। कुछ खतरनाक जीवन शैली अपना लेते हैं, लेकिन कुछ अपने परिवार के लिए जीविका कमाने में सक्षम होते हैं। यह केवल गरीबी के चक्र को बढ़ाता है, क्योंकि इस बेलगाम जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक स्थिति और खराब होती है और अपराध दर में वृद्धि होती है। संभवतः सरकार को फिलीपींस के लोगों के बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, देश में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल नहीं गए। उनमें से ज्यादातर को या तो जेल भेज दिया गया है या पुलिस ने हत्या और चोरी जैसे आरोपों में उन्हें मार दिया है। राज्य के अधिकारी सभ्य तरीकों से अत्यधिक जनसंख्या के कारण होने वाली इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। उम्र और लिंग पर विचार किए बिना बहुत से लोग, खासकर बच्चे, बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। बच्चों की जेलों में जीवन बाहर की तुलना में बहुत कठिन है। बच्चों की आंखों में जीवन के लिए कोई उत्साह या प्रत्याशा नहीं दिखती। यदि आप राजधानी में मनीला जेल जाएं, तो आपको कैदियों को देखने और उनसे बात करने का मौका मिलेगा। फिलीपींस में युवा अपराधियों के पास कई बार बिस्तर नहीं होते। इसके बजाय वे फर्श पर बिछाए गए कार्डबोर्ड पर एक दूसरे के बगल में सोते हैं, तंग और असुविधाजनक जगह साझा करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि उनके पास शरण की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्हें सेल के भीतर अन्य कैदियों से लगातार सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उनमें से कोई भी भरोसेमंद नहीं है और वे आपको लूट सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तव में हर निरीक्षण प्रक्रिया में गार्ड को जेल में कई लोगों से बहुत सारे नुकीले उपकरण, फोन और अपराध सामग्री मिलती है। फिलीपींस में जेल की स्थिति इतनी खराब है कि राज्य अपने दम पर अधिकांश कैदियों को खाना भी नहीं खिला सकता है। कैदी जेलों में कुएं का पानी पीते हैं और अपने कपड़े हाथ से धोते हैं। जेल में जीवन आपको दक्षिण अमेरिकी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में होने वाली कठिनाइयों का अंदाजा देता है, क्योंकि वहां रहने की स्थिति दुनिया में सबसे खराब है।
हाल के वर्षों में फिलीपींस में गिरोह से संबंधित अपराध भी बढ़े हैं। यदि आप किसी स्थानीय समुदाय का हिस्सा हैं, तो आप आसानी से किसी गिरोह का शिकार बन सकते हैं। ये गिरोह अक्सर अपने लाभ के लिए कमजोर व्यक्तियों को हेरफेर करते हैं, उन्हें अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देश में अपराध की दर अधिक है। राज्य क्रिस्टल मेथ की बिक्री को रोक नहीं सकता है और गिरोह मजबूत होते जा रहे हैं। बेशक ऐसे देश में जहां गरीबी अपने चरम पर पहुंच गई है और उम्मीदें कम हो गई हैं, महिलाओं को अवांछित जीवन में घसीटा जा रहा है। फिलीपींस में यात्रा करते समय आप कई महिलाओं को वेश्यावृत्ति में लिप्त और पुरुषों से पैसे ऐंठने के लिए उनसे मिलने की कोशिश करते हुए पा सकते हैं। देश के अधिकांश क्षेत्रों में स्वच्छता की अवधारणा की कमी के कारण दुनिया में एड्स की सबसे प्रचलित संस्कृति अफ्रीका के बाद थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में फैल रही है। राजधानी मनीला के झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों से गुजरने पर एक घिसा पिटा और संघर्षपूर्ण परिदृश्य देखने को मिलता है। घरों और दुकानों की हालत फीकी और घिसी पिटी हो गई है और हर कोने पर गरीबी साफ दिखाई देती है। आमतौर पर आसपास का माहौल अव्यवस्थित दिखता है। लोगों की चीजें गलियों में लटकी रहती हैं, जिससे यह बहुत गंदा और लावारिस लगता है। ग्रे आसमान कॉफी के रंग की झुग्गियों के साथ मिलकर फिलीपींस के लिए एक खास माहौल बनाता है। जैसे जैसे आप अपनी सैर पर ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आप उनके बारे में कुछ विवरण देखना शुरू करते हैं। एक ऐसे देश में जहां 110 मिलियन से ज्यादा लोग प्रतिदिन $5 से कम कमाते हैं, लोग काफी मोटे और मांसल हैं। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे जो भी मिलता है उसे खा लेते हैं। वे मुस्कुराते और खुश रहते हैं। सड़क किनारे की दुकानों में स्ट्रीट वेंडर से कुछ खरीदते हैं। खाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो यहाँ फिलीपींस में जीवन को खुशनुमा बनाती है। खासकर बच्चे जो भी सस्ता खाना देखते हैं उसे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ का मौसम साल के ज्यादातर समय नम और गर्म रहता है, फिलीपींस की झुग्गियों में सड़क और गलियों के किनारे दिन भर लोग सब्जियां और फल बेचते रहते हैं। सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल की संस्कृति यहाँ नहीं फैली है और स्थानीय लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए सड़क किनारे विक्रेताओं पर निर्भर हैं। जैसे जैसे आप शहर के बाहरी इलाकों में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इस्तेमाल होने वाले वाहनों का प्रकार भी बदलता जाता है। अधिकांश अन्य एशियाई देशों की तरह फिलीपींस ने परिवहन के ऐसे तरीके विकसित किए जो सरल थे। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और लगातार गरीबी के कारण मोटरसाइकिल आम हैं। ऐसे समुदायों में स्थानीय संपर्क बहुत नजदीकी होते हैं क्योंकि अभाव की स्थिति में रहने वाले लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलीपींस सिर्फ पर्यटक क्षेत्रों से कहीं ज्यादा छुपाता है और वहां के समुदायों का जीवन वाकई चुनौतीपूर्ण है। घनी आबादी वाले छोटे से इलाके में रहने से गरीबी और अपराध दर चरम पर पहुंच गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें खुशी होगी। ये वीडियो पूरे फिलीपींस का विवरण नहीं है। बेशक देश में सुरक्षित और समृद्ध इलाके हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।